Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin and today we are going to study about real and apparent weight. रियल एंड एपरेंट वेट का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इसके हम केसेस स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आप रियल एंड एपरेंट वेट को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि रियल वेट क्या होता है, एपरेंट वेट क्या होता है। रियल वेट जो है वो किसी भी बॉडी के एक्चुअल वेट को कहते हैं, जो एक्चुअल वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका रियल वेट होता है, जबकि एपरेंट वेट जो है वो हम उस वेट को कहते हैं जो आप विच सीम्स टू बी, यानी जो बाहर लगता है कि जो वेट है लेकिन एक्चुअली में वो वेट नहीं होता। हमने इनको इन डिटेल इस टॉपिक में पढ़ना है। वी ऑफन हियर द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी वेटलेस इन द स्पेसशिप सर्कलिंग अराउंड द अर्थ। हमने अक्सर सुना होगा कि जो स्पेसशिप है जो कि अर्थ से ऊपर चली जाती है, स्पेस में चली जाती है और जाके अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाती है, सर्कुलेट करती है अराउंड द अर्थ। वहाँ उस स्पेसशिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं हमने सुना हुआ है कि वो वेटलेस सिचुएशन फील करते हैं। यानी वेटलेस सिचुएशन क्या होती है कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनका कोई वेट ही नहीं है और वो वहाँ जाके स्पेस में ऐसे लग रहा होता है कि वो उड़ रहे होते हैं, वो उधर स्पेस में पाँव नहीं रख सकते ज़मीन पे। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, वो वेटलेस की जो सिचुएशन आती है स्पेस में वो किस वजह से आती है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी देयर, क्योंकि वहाँ चूंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होता और उस लैक ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ना होने की वजह से जो वेट है वो वहाँ पे ज़ीरो फील होता है। यानी अब ऐसा होता तो नहीं है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो, लेकिन चूंकि वेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस, आपको पता है वेट जो है वो प्रोडक्ट होती है मैस की और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की, तो मैस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर वेट जीरो आ रहा है, वेटलेस की सिचुएशन वो होती है कि आपका वेट जो है हम कहते हैं वो जीरो के इक्वल आ रहा है। इफ़ द वेट इज़ जीरो सो क्या या तो मैस जीरो होगा या जी जीरो होगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि हम कह रहे हैं वेटलेस की सिचुएशन आपकी क्या है कि वेट अगर प्रोडक्ट है मैस और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और वेटलेस की सिचुएशन वो होती है जिसमें आपका वेट जो है वो जीरो अपेयर होता है। अब ये जो वेट जीरो है ये या तो मैस के जीरो होने की वजह से है, विच कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज मैस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जीरो नहीं हो सकता, या फिर हम कहते हैं कि जी जो है वो जीरो। तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जीरो होने की वजह से जब यहाँ पे जी जीरो होगा तो आपका वेट भी जो है वो जीरो, जो एपरेंट वेट है वो आपको ऐसे लगेगा कि वो आपका जीरो हो गया है इन द स्पेसशिप। ठीक है। In order to examine the effect in some detail, let us first define what do we mean by the weight. अब हम इसको देखने के लिए, मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि वेट क्या होता है। द रियल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। असल में जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है ना। वो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का किसी भी ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इस तरह ऊपर से छोड़ते हैं तो वो क्या करती है, वो ऊपर से सीधा नीचे की तरफ जाके गिरती है। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने उसको छोड़ा तो वो ऊपर की तरफ चली जाए, हमेशा नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ क्यों आती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज टेकन टू बी द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द ऑब्जेक्ट। इसी तरह मून के ऊपर, ठीक है, चांद के ऊपर अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो किसकी वजह से नीचे की तरफ आती है? वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वजह से वहाँ पे भी आप देखते हैं कि वेट की सिचुएशन यानी वेटलेसनेस की सिचुएशन वहाँ पर नहीं आती। तो जहाँ जहाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी वहाँ वहाँ वेट भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जब ग्रेविटेशनल इफेक्ट या ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ज़ीरो होगी तभी आपकी वेटलेसनेस की सिचुएशन आएगी या वेटलेस की सिचुएशन आएगी जिसमें ऐसा लगेगा कि एफरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। सो जनरली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक ख़ास, आपने देखा होगा, छोटी सी डिवाइस होती है, एक इक्विपमेंट होता है यानी इंस्ट्रूमेंट सा होता है। और जैसे आपने वो स्प्रिंग बैलेंस जो है, जब आप कोई चीज़, पुरानी चीज़ें आप देते हैं कबाड़िए को या किसी को, तो वो जिस बैलेंस से उनको मैयर कर रहा होता है वो स्प्रिंग बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस यानी वो एक पैमाना होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो उसका वेट मैयर करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को आप स्प्रिंग बैलेंस से मैयर कर सकते हैं। जनरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्केल इज इक्वल टू द पुल ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये वेट जो है ये वो फोर्स है जो आपके पास, जैसे आपने इसको स्प्रिंग बैलेंस से हैंग किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये उस फोर्स के अगेंस्ट है। ये वेट नीचे को एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ये टेंशन को अपोज कर रहा है, यानी ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल होता है।
जितना वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उतनी ही टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है. सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू एज विल बी एक्सप्लेन्ड लिटिल लेटर. सो वी कॉल द रीडिंग ऑफ द स्केल एज द एपरेंट वेट. और ये लेकिन ये जो सिचुएशन है कि वेट जो है वो हमेशा हम कह रहे हैं कि इक्वल होता है, ऑपोजिट भी है टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग और उसके इक्वल भी है, लेकिन ये सिचुएशन आपकी हमेशा नहीं रहती. ये सिचुएशन आपकी तभी तक रहती है जब आपकी लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे रहती है. अब हम ये सारी चीज़ें जो है वो इन डिटेल आगे देखते हैं ना केसेस की फॉर्म में. तो वो हम कह रहे हैं कि वेट जो है वो डाउनवर्ड और वेट जो है वो ऑपोजिटली एक्ट करता है टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि अपवर्ड फोर्स है. ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको इसके अंदर रीड आउट करेंगे. अब हम इसके केसेस स्टडी करने लगे कि कौन कौन से केसेस हम इसमें देख सकते हैं. टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट लेट अस कंसीडर द एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग एंड द स्प्रिंग बैलेंस इन द लिफ्ट. अब हम ये अपने इस रियल और एपरेंट वेट के दरमियान में डिफरेंस देखने के लिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, हम क्या करने लगे हैं कि ये हम 4 केसेस अब स्टडी करेंगे कि किस तरह से रियल वेट से आप एपरेंट वेट इन दोनों में कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो केस नंबर 1, ये आपकी ये डायग्राम भी केस नंबर 1 की है कि केस नंबर 1 ये है कि व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट. अगर आप एक लिफ्ट में हैं और साथ एक वेट आपने हैंग किया हुआ है किसी स्प्रिंग बैलेंस के साथ उस लिफ्ट के अंदर, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, तो लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है. लिफ्ट अगर आपको पता है रेस्ट पे है, यानी ना नीचे की तरफ जा रही है ना लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, खड़ी है एक जगह पे, तो उस वक्त आपको पता है कि उसकी एक्सेलेरेशन 0 होगी. जब उसकी एक्सेलेरेशन 0 होगी तो उस वक्त उसका टेंशन जो है वो वेट के बराबर, या टेंशन क्या है, अपवर्ड फोर्स इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, और वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है जो कि उस मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ. उस सिचुएशन में जब आपकी लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे होगी तो उस वक्त उसकी एक्सेलेरेशन 0 होगी, टेंशन बराबर होगा वेट के. ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं. कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये आप पॉइंट नंबर 1 यहाँ से करेंगे कि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट न्यूटन सेकंड लॉ टेल अस दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. आप उसकी नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे और नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर होगी, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स. अब ये अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड हमने कैसे कर दिया, क्योंकि अगर तो डाउनवर्ड फोर्स बड़ी होती तो आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रिंग तोड़ के नीचे की तरफ आ जाती. ये अगर ये खड़ी है, इस स्ट्रिंग टूट नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में आपकी अपवर्ड फोर्स, इसका मतलब है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स. तो जो ग्रेटर फोर्स है उसको आप पॉजिटिव के साथ, यानी टेंशन जो है वो पॉजिटिव होगी, और जो स्मॉलर फोर्स है वेट की फोर्स वो नेगेटिव के साथ आएगी. ठीक है, क्योंकि अगर नीचे वाली फोर्स बड़ी होती तो ये आपका स्ट्रिंग टूट जाता. अगर नहीं टूट रहा तो इसका मतलब है अपवर्ड वाली फोर्स जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स. तो आप नेट फोर्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू द टेंशन माइनस वेट. ठीक है, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स. अब नेट फोर्स जो है वो आप निकालते हैं, आपने जैसे कि पढ़ा कि न्यूटन सेकंड लॉ से. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से आप उसकी नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपको जो नेट फोर्स मिलेगी दैट इज ma mass into acceleration. So mass into acceleration, this is your net force and this should be equal to tension minus weight. T minus W is equal to ma. ये सिचुएशन आ जाएगी. अब यहाँ से चूंकि आपकी लिफ्ट रेस्ट पे है, हमने कहा कि जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगी. ठीक है, क्योंकि जब लिफ्ट मूव ही नहीं कर रही तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा. सो जब एक्सेलरेशन, अब आप इसमें 0 कर दें, एक्सेलरेशन 0 है तो आपकी नेट फोर्स भी 0 हो गई, और जब नेट फोर्स 0 हो गई है तो टेंशन बराबर है वेट की. ये सिचुएशन आ गई. सो दिस इज योर केस 1. इन दिस सिचुएशन ये जो है ये आपकी क्यों आ रही है, आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. दिस सिचुएशन विल रिमेन सो लॉन्ग एज एक्सेलरेशन इज 0. ये इसी तरह रहेगी सिचुएशन जब तक आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 रहेगी, यानी आपकी लिफ्ट जो है जब तक वो रेस्ट पे रहेगी तो टेंशन बराबर जो रहेगा वेट के. So the scale thus shows that real weight of the object, the weight of the object seems to a person in the lift to vary depending on its motion. इस सिचुएशन में आपका जो रियल वेट है वही आपका एक्चुअल वेट है. ठीक है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा. जब तक के लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगी तब तक रियल वेट एपरेंट वेट के जो है वो बराबर रहेगा. अब अगर आपकी लिफ्ट जो है वो मूव करने लग जाती है, और ये केस 2 है आपका, व्हेन द लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड. ठीक है, जब आप लिफ्ट जो है वो अपवर्ड, आप इसको केस 2 कह सकते हैं. केस 2 ये आप देख रहे हैं कि ये वही पर्सन है वो अंदर खड़ा है लिफ्ट के, और आप क्या देख रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव करने लगी. जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी तो वो जो ऑब्जेक्ट आपने हैंग की हुई थी उस लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग बैलेंस से, तो वेट जो है वो डाउनवर्ड है और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड उसी तरह से एक्ट कर रही है. लिफ्ट भी अब अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो फिर अपवर्ड फोर्स ग्रेटर और ज़्यादा ग्रेटर हो गई है एज कम्पेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रही है और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी ऊपर की तरफ है.
सो अब जब आप न्यूटन सेकंड लॉ से जो है वो नेट फोर्स निकालेंगे तो अब आप देखें अपवर्ड फोर्स चूंकि ग्रेटर है डाउनवर्ड फोर्स है, तो टेंशन माइनस वेट, यानी अपवर्ड फोर्स टेंशन है माइनस डाउनवर्ड फोर्स जो वेट है, दैट शुड बी इक्वल टू द नेट फोर्स विच इज एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सो टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू एम ए, जैसे आपने ऊपर वाले केस में भी किया था, लेकिन वहां पे चूंकि एक्सेलेरेशन जीरो कर दी थी बाद में, तो टेंशन वेट के इक्वल आ गया था। यहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है क्योंकि आपकी लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, तो फिर उस केस में टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू एम ए, और माइनस वेट जो इस तरफ माइनस है उस तरफ जाके इक्वल के प्लस हो जाएगा। सो टेंशन शुड बी इक्वल टू वेट प्लस एम ए। एम ए आपका कहाँ से आया? नेट फोर्स की वजह से। So the object will then weigh more than its real weight by an amount m में। तो इस वक्त आपका जो एपरेंट वेट है वो ग्रेटर हो गया है एज कम्पेयर टू द रियल वेट, क्योंकि रियल वेट आपका W है ना, और W में आपका जो नेट फोर्स की क्वांटिटी है न्यूटन सेकंड लॉ से m में वो ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि अब आपका जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट यानी बज़ाहिर जो वेट होगा उसको हम एपरेंट वेट कहते हैं ना, तो विच सीम्स टू बी, सो इन दिस सिचुएशन योर एपरेंट वेट शुड बी ग्रेटर देन द रियल वेट। तो ऐसी सिचुएशन में एपरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट आप साथ एक लाइन में लिखेंगे, मोर देन इट्स रियल वेट। अब आ जाए केस 3। इसी फिगर को, क्योंकि उन्होंने केस 2 के लिए कोई फिगर नहीं दी थी कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो हमने यही वाली फिगर जो है इसको 2 दफ़ा देख ली, एक दफ़ा अपवर्ड के लिए देख रहे हैं, एक दफ़ा अब हम इसको डाउनवर्ड मोशन के लिए देखेंगे कि अब अगर आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड जो है वो आ रही है, तो केस 3 आप कह सकते हैं व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो ये आप लिख सकते हैं केस 3 में कि जब आपकी लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी वही वाली, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। सो व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अब आपकी डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू द अपवर्ड फोर्स, यानी अब आप टेंशन माइनस वेट नहीं लिखेंगे, चूंकि आप अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और आपका वेट भी नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर हो गई है अपवर्ड फोर्स से। तो अब आप लिखेंगे वेट माइनस टेंशन, डाउनवर्ड फोर्स वेट माइनस अपवर्ड फोर्स टेंशन शुड बी इक्वल टू द नेट फोर्स विच इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो नेट फोर्स है वो क्या होती है? एम ए। तो यहां से W माइनस टेंशन, और ये मैंने बता दिया कि क्यों W माइनस टेंशन किया, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स जब नीचे की तरफ लिफ्ट आएगी तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाएगी। तो डाउनवर्ड फोर्स वेट माइनस अपवर्ड फोर्स टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू द नेट फोर्स एम ए। और अब आप जब देखेंगे ये जो माइनस टी है इसको उस तरफ ले जाए अगर इक्वल के, तो टी वो प्लस टी हो जाएगा, और ये जो एम है जो इस तरफ प्लस है ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सो आपके पास टेंशन इस तरफ ले आए एक साइड पे, और एम ए जो है वो दूसरी तरफ ले जाए। सो यहां से टेंशन शुड बी इक्वल टू वेट माइनस एम ए। ये जो वेट में से एम ए की क्वांटिटी अब माइनस हो रही है, इसका मतलब है कि अब आपका जो एपरेंट वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। So the tension in the string which is the scale reading is less than the real weight W। अब जो आपका टेंशन है स्ट्रिंग में वो अब रियल वेट के मुकाबले में कम नजर आएगा बाय एन अमाउंट एम ए के मुकाबले में। इसका मतलब हुआ कि अब आपका एपरेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है बेसिकली वो आपके एपरेंट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपका एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट जो है जो कि आपको लगेगा बज़ाहिर दैट शुड बी लेस देन द रियल वेट। तो अब एपरेंट वेट जो है वो रियल वेट के मुकाबले में डिक्रीज हो गया। कितनी अमाउंट से डिक्रीज? जितनी अमाउंट से पहले इंक्रीज हुआ था। पहले एपरेंट वेट जो है वो ज्यादा नजर आ रहा था एज कम्पेयर टू द रियल वेट। कितने अमाउंट से ज्यादा नजर आ रहा था? एम ए की अमाउंट से। ये जो अमाउंट एम ए की जो उसमें ऐड हो रही है इस फैक्टर से वो पहले ज्यादा नजर आ रहा था बाय एन अमाउंट एम ए, और अब आपका जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट से कम नजर आएगा। और कितनी अमाउंट से कम नजर आएगा? बाय एन अमाउंट एम ए, वो जो आपको नेट फोर्स से मिली है, ठीक है, वही सेम अमाउंट। तो टू अ पर्सन इन द एक्सेलरेटिंग लिफ्ट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी वेटलेस देन W। इट्स यानी वेट जो रियल वेट है आपका। अगर आप एक आखिरी केस अब देखने लगे कि कब वो वेटलेस की या वेलेस की सिचुएशन उसमें कब आएगी वो हम देखेंगे। तो इट्स एपरेंट वेट इज देन W माइनस एम ए। इसका मतलब है कि इसका एपरेंट वेट तब जब आप एक फ्रीली फॉल यानी लिफ्ट अगर टूट जाती है और इस तरह से फ्रीली फॉल नीचे की तरफ आती है, उस वक्त ये वेलेस की सिचुएशन आप देखेंगे और वो फ्रीली फॉल करती हुई नीचे की तरफ आएगी। अभी हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। तो उस वक्त आपकी जो एपरेंट वेट है उसमें डिक्रीज आता है। कितनी अमाउंट से डिक्रीज आता है? ये जो आपने देखा बाय एन अमाउंट एम ए, ठीक है। तो आपने ये 3 केसेस देख लिए कि जब लिफ्ट रेस्ट पे होती है, रियल वेट, एपरेंट वेट और रियल वेट। एपरेंट वेट टेंशन को शो कर रहा है ना इधर, तो एपरेंट वेट जो है वो रियल वेट के बराबर होता है। और सेकंड केस में हमने देखा कि अगर तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उस वक्त एपरेंट वेट जो है बाय एन अमाउंट एम ए से
की वजह से ज़्यादा नज़र आ रहा होता है रियल वेट के मुकाबले में, डब्ल्यू के मुकाबले में। सो एपरेंट वेट शुड बी ग्रेटर देन रियल वेट बाय एन अमाउंट एम ए। और जब आपकी लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रही होती है, तो उस वक्त आपका एपरेंट वेट जो है वो कम नज़र आ रहा होता है। ठीक है, सो एपरेंट वेट शुड बी लेस देन द रियल वेट इन दिस सिचुएशन। और कितने अमाउंट से लेस हो रहा होता है? उतनी ही अमाउंट से, एम ए के अमाउंट से, जो कि आपको नेट फोर्स से न्यूटन सेकंड लॉ से मिल रही है। ठीक है, अब आखिरी केस जो हम इसका देखेंगे वो होगी आपका फ्रीली फॉलिंग वाली सिचुएशन, कि वेलेस कब होगा, कब वो सिचुएशन आएगी कि जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे लगेगी कि जैसे उसका कोई वेट ही नहीं है। तो वो कौन सी सिचुएशन होगी? वो सिचुएशन होगी आपकी केस 4, उसको आप कहेंगे कि जब हम ये कंसीडर करें कि व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। अब आप सोचें कि जिस लिफ्ट में आप हैं वो गिर गई, टूट गई है। ठीक है, जब वो टूट जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ तो नहीं ना जा सकती। जब वो टूट के गिरेगी तो नीचे की तरफ ही आएगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और जब वो एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगी तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तब जब आप ये जो पिछली सिचुएशन में आपने देखा था कि डाउनवर्ड फोर्स जो है, डाउनवर्ड फोर्स क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है ना लिफ्ट, तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो डाउनवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स। जब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ग्रेटर होगी तो ये आप एक स्टेप कर सकते हैं इसमें, वही पिछले वाला, कि अब आप कहेंगे डाउनवर्ड फोर्स W, क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो डाउनवर्ड फोर्स बड़ी होगी, माइनस अपवर्ड फोर्स टेंशन, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द नेट फोर्स MA, जो कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ से लिखा है। तो W माइनस टेंशन, और ये बराबर है किसके? नेट फोर्स MA के। ए, चूंकि वो अभी हमने देखा कि ए जो है ये यहाँ पे G को शो करेगा, क्योंकि आपकी लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो करेगी। सो आप यहाँ पे वही काम कर सकते हैं, टेंशन को उस तरफ ले जाएं राइट साइड पे, और ये जो आपका MA है जो कि अब MG बन जाएगा, क्योंकि ए की जगह आपने G डालना है, उसको आप इसके पास ले आए। सो आप लिख सकते हैं कि टेंशन बराबर है किसके? W माइनस MG, और W आपको पता है इट सेल्फ वेट क्या होता है? MG। सो यहाँ पे W की वैल्यू डालें आप। W जो है वो क्या होती है जी? आपकी वेट, रियल वेट है, और वो किसको शो करता है? MG के को। तो सो टेंशन इज इक्वल टू MG माइनस MG, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है आपका जो ये वेटलेसनेस की सिचुएशन है, ऐसे लगेगा जैसे उसका कोई वेट ही नहीं है उस सब्जेक्ट का, और वो फ्रीली फॉल जब वो कर रहा होगा तो उस वक्त उसका वेट सीम्स टू बी, यानी अब ऐसा लगेगा, हो तो नहीं सकता ना, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे वो वेलेस हो गया। सो द एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी शोन बाय द स्केल शुड बी 0। तो उस वक्त वो जो स्केल जो आपने उधर हैंग किया हुआ, जो स्प्रिंग बैलेंस हैंग किया हुआ है, उस पर जो रीडिंग आएगी वो 0 को शो करेगा। ठीक है, वेलेस की सिचुएशन को शो करेगा, तो उस वक्त उसका एपरेंट वेट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो ये 4 केसेस थे। ठीक है, लास्ट केस जो है वो वेलेस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब कुछ चीज़ टूट के गिरती है ऊपर से नीचे, उस वक्त जब उसका एक्सेलरेशन उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, तो फिर जो उसका एपरेंट वेट है जो कि टेंशन से जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 0 हो जाता है, और वो वेलेस की सिचुएशन कहलाती है। सो इसका रिजल्ट या कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे इन चारों केसेस के? कि इट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम दीज कंसिडरेशंस दैट द एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू इट्स ट्रू वेट इन एन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। किसी भी एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, जब भी वो एक्सेलरेट कर रही है तो आप ये देख रहे हैं कि कभी भी उसका रियल वेट उसके एपरेंट वेट के बराबर नहीं होता। हाँ, शुरू का पहला केस जब वो लिफ्ट जो थी वो रेस्ट पे थी, सिर्फ तभी आपका रियल वेट एपरेंट वेट के बराबर होता है। किसी भी एक्सेलरेटिंग सिस्टम में जब आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है कोई ना कोई, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, दोनों केसेस में आपका रियल और एपरेंट वेट जो है वो बराबर नहीं होते। इट इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फ्रॉम द फॉलिंग इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी रियल वेट और एपरेंट वेट जो है वो इक्वल और ऑपोजिटली एक्ट करते हैं उस फोर्स के जो कि ज़रूरी होती है उसको स्टॉप कराने के, ताकि वो फॉल ना कर जाए कहीं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो ये इसका आपने रिजल्ट एंड कंक्लूजन देख लिया, या आप इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन भी कह सकते हैं। सो डू यू नो में भी देख लेते हैं, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था कि योर एपरेंट वेट डिफर्स फ्रॉम योर ट्रू वेट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर चेंजेस एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द राइड। अगर आप एलिवेटर यानी वो जो लिफ्ट है उसकी वेलोसिटी को आप चेंज कर दें, वो भी हो, लिफ्ट को भी कह सकते हैं, या फिर एलिवेटर वो भी हो सकता है, जैसे आप मॉल्स पे देखते हैं बड़े बड़े जो जिनसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो जो एलिवेटर की अगर आप वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। ठीक है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर शुड बी एक्सेलरेशन, सो नॉट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द राइड व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, अगर वो वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है तो फिर या कांस्टेंट है तो उस वक्त, या वो रेस्ट पे है यानी अगर एलिवेटर चल ही नहीं रहा, तो उन केसेस में आपका रियल और एफरेंट वेट जो है वो इक्वल ही रहेगा।
रियल और एपरेंट वेट आपस में तभी डिफर करेगा जब आपकी लिफ्ट जो है वो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कभी तेज़ हो रही है कभी आहिस्ता हो रही है, ठीक है। तो जब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, आपका सिस्टम एक्सेलरेटेड होगा, उस केस में आप देखेंगे कि आपकी जो रियल और एपरेंट वेट है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, दोनों में फ़र्क आएगा, डिफर करेंगे वो एक दूसरे से, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है रियल और एपरेंट वेट का, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। मैंने आपको इसके पॉइंट्स भी बना दिए हैं, आपने इसी तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। और अगर कहीं से कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.